हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी ऐप के साथ में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 5 टू 7 अप्रैल के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, इस पूरी करंट अफेयर सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मध्य प्रदेश, इंडिया और वर्ल्ड की मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट होती है। इसके अलावा ये पूरी करंट अफेयर सीरीज आपको डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक एमपीपीएससी, एसएससी, पुलिस एग्जाम या रेलवे एग्जाम या जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जिनमें करंट अफेयर्स एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हो या ऐसे एग्जाम जिनमें करंट अफेयर्स आता हो, ऐसे सभी एग्जाम्स के लिए ये करंट अफेयर सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। अगर आपने अप्रैल मंथ का करंट अफेयर्स अभी तक पूरा नहीं देखा हो या फिर मार्च का आपने नहीं देखा हो, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर आप मार्च और अप्रैल के बचे हुए लेक्चर्स आप देख सकते हैं। बात करते हैं आज की फर्स्ट न्यूज के बारे में। आज की हमारी फर्स्ट न्यूज है कोटि गीता लेखन यज्ञ। कोटि गीता लेखन यज्ञ इनिशिएटिव लॉन्च किया गया हाल ही में, जिसके तहत दुनिया भर से 1 करोड़ से अधिक लोगों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अगले 2 वर्षों में अपनी पसंद की भाषा में संपूर्ण भगवत गीता को हाथ से लिखेंगे और इसे उडुपी में भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करेंगे। श्री पुठगे मठ के श्री श्री सुगुनेन्द्र तीर्थ स्वामी जी ने उडुपी मठ में यह पहल शुरू की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इसकी सराहना की है। तो बात करते हैं गीता के बारे में और जानते हैं गीता क्या है। अगर बात करें गीता यानी श्रीमद् भगवत गीता के बारे में, तो भगवत गीता जिसे अक्सर गीता कहा जाता है, 700 श्लोकों वाला एक प्राचीन ग्रंथ है जो दर्शन, आध्यात्मिक और साहित्य की दुनिया में गहरा महत्व रखता है। गीता अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच का एक वार्तालाप है, एक कन्वर्सेशन है बिटवीन अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच में। इसके अलावा श्रीमद् भगवत गीता को महर्षि वेद व्यास ने संस्कृत में लिखा था। इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए कि ये लिखा किसने है। तो पहली बात भी आपको पता होनी चाहिए कि महर्षि वेद व्यास ने इसे लिखा है। एज इट इज इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता होना चाहिए। करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स कि जो कि एंशिएंट इंडिया में बहुत ज्यादा प्रचलित थे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और ये अक्सर एग्जाम में पूछा जा रहा है और एमपीपीएससी के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। साथ ही साथ यूपीएससी के लिए, या फिर आप किसी स्टेट पीसीएस की बात कर रहे हैं या उसके एग्जाम देने वाले हैं, तो उनके लिए ये पर्टिकुलर न्यूज और ये स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं मुद्रा राक्षस, जो कि एक बुक है, लिखी किसने है? विशाखा दत्त ने लिखी है। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये पूछी जा चुकी है। अपने आपने कहाँ पूछी? तो एमपीपीएससी में तो बिल्कुल पूछी जा चुकी है। इसके अलावा अगली बुक है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी लिखी है कलहण जी ने। ये कश्मीर की कहानी बताती है। कश्मीर की कहानी के लिए कौन सी बुक फेमस है? वो है कलहण की राजतरंगिणी। इसके अलावा बुद्ध चरित इज रिटन बाय अश्वघोष। अष्टाध्यायी रिटन बाय पाणिनि। महाभाष्य रिटन बाय पतंजलि एंड गीत गोविंद रिटन बाय जयदेव। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये सारी बुक्स पूछी जा चुकी है। एक और नाम जो कि आप सातवां याद रख सकते हैं, वो है विक्रमादित्य चरित, रिटन बाय। किसने ये पर्टिकुलर बुक किसने लिखी है? तो आप सभी को पता होना चाहिए, इस बुक को लिखा है बिलहन ने। ठीक है, चलिए आप सभी से मैं कुछ बुक्स और ऑथर्स के नाम कमेंट सेक्शन में पूछने वाला हूँ। फिलहाल उसकी बात हम लोग लास्ट में करेंगे। बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज के बाद। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है मुर्मू लॉन्चेस इंडियाज फर्स्ट जीन थेरेपी फॉर कैंसर एट आईआईटी बॉम्बे। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने भारत की पहली जीन थेरेपी जो कि कैंसर के लिए है, वो आईआईटी बॉम्बे में लॉन्च की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी बॉम्बे देश की पहली घरेलू कैंसर रोधी कार टी सेल थेरेपी, इसका नाम क्या है, नेक्स्ट कार 19 लॉन्च की है। नेक्स्ट कार 19 कार्ड थेरेपी को आईआईटी बॉम्बे इनक्यूबेटेड स्टार्टअप इम्यून एक्ट द्वारा टाटा मेमोरियल सेंटर मुंबई के डॉक्टरों के साथ विकसित किया गया है। आईआईटी बॉम्बे में डिजाइन और विकसित किया गया है। टीएमएच की टीमों द्वारा नैदानिक जांच और अनुवाद संबंधी अध्ययन किए गए। यह दुनिया की सबसे किफायती कार्टी सेल है। इसका नाम क्या है? नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे मैं हाईलाइट करने का प्रयास करूंगा। आप सभी को उस पर ध्यान देना है, वो है नेक्स्ट कार्टी। ठीक है, एज इट इज इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए इस थेरेपी के बारे में। बात करते हैं, यही बातें आपको इंग्लिश में ही मिल जाएंगी। बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज जो कि बहुत ज्यादा चर्चा में रही है हाल ही में। इसकी चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। ये पर्टिकुलर आइलैंड है जिसका नाम है कच्चा कच्चा थीवू आइलैंड का एक इशू हाल ही में बहुत तेजी से चर्चा का विषय बना हुआ है। जानते हैं इसके बारे में।
लोकसभा चुनाव के पहले बंजर और 1.6 किलोमीटर लंबे कच्छातीबू द्वीप को लेकर राजनीतिक विवाद छिड़ गया है, जिसे भारत ने 1974 में श्रीलंकाई क्षेत्र के रूप में मान्यता दी। अच्छा, आज के समय में अगर आपसे पूछा जाए तो 1974 में इसे इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने इसे श्रीलंका का हिस्सा माना था और उनके पास इनका अधिकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कांग्रेस और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी डीएमके के निर्दयता पूर्वक जीत देने का आरोप लगाया है और ऐसा मानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और एस जयशंकर साहब, जो कि हमारे देश के फॉरेन मिनिस्टर हैं, कि कच्छातीबू जो आइलैंड है ये भारत का हिस्सा है और ये भारत में शामिल होना चाहिए। तो जानते हैं ये है कहाँ पर, इसकी प्रमुख लोकेशन के बारे में। इसकी लोकेशन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये पर्टिकुलर लोकेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, जो कि अभी ऐसा माना जाता है कि ये श्रीलंका के का हिस्सा है। लेकिन भारत, या आप ऐसा कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि यह भारत का हिस्सा है। तो तमिलनाडु के पास आपको यहाँ पर एक आइलैंड देखने को मिलेगा। इस आइलैंड का नाम है कच्छातीबू। एज़ इट इज़ इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। किन 2 देशों के बीच में है? ये आपसे प्रश्न पूछा जाता है, तो आप सभी को पता होना चाहिए, पाक जल डमरू मध्य में कच्छातीबू भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। दोनों देशों के मछुआरों द्वारा ऐतिहासिक रूप से उपयोग किया जाने वाला यह क्षेत्र भारत के रामेश्वरम से लगभग 14 समुद्री मील दूर है। 1921 में ब्रिटिश और ब्रिटिश सीलोन की सरकारों के बीच अत्यधिक मछली पकड़ने पर रोक लगाने पर चर्चा शुरू हुई और भारत सरकार ने यह तर्क देते हुए द्वीप कर कब्जा करने का दावा किया कि यह रामनद यानी रामनाथपुरम के राजा की जमींदारी का हिस्सा था। उन्होंने यह जवाब दिया कि इसका स्वामित्व जाफना सूबा के पास है। यहाँ पर आपको इमेज में भी आपको जाफना दिख जाएगा। यानी कि पहले चर्चा का विषय क्या था? पहले कहना था 1921 में, यानी आज़ादी के पहले भारत ने यह कहा कि यह प्रमुख क्षेत्र है, ये प्रमुख क्षेत्र रामनाद यानी रामनाथपुरम के राजा की ज़मींदारी का हिस्सा था। यहाँ पर आपको रामनाथपुरम दिख जाएगा। ये इनका कहना था कि रामनाथपुरम का ही ये एक पर्टिकुलर की ज़मींदारी में ही आता है। लेकिन श्रीलंका ने कहा कि ये जाफना का प्रमुख क्षेत्र है। आप सभी को क्या ध्यान रखना है इससे? इस पूरा चर्चा का विषय ध्यान रखना है, चर्चा का विषय ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कच्छातीबू आइलैंड बहुत ज़्यादा चर्चा में है, तो किन 2 देशों के बीच में है, ये आपको पता होना चाहिए। तो भारत और श्रीलंका के बीच में है ये पर्टिकुलर आइलैंड, और साथ ही साथ सबसे निकटतम अगर आपसे पूछ लिया जाए, तो सबसे निकटतम सिटी कौन-सी है? तो रामनाथपुरम। ठीक है, स्टेट कौन सा है? तमिलनाडु यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। चलिए, बात करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में कि यानी क्या चर्चा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या चीजें कही। 1974 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और श्रीलंका के प्रधानमंत्री सिरिमा आर.डी. भंडार नायके ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसने कच्छातीबू को श्रीलंका के क्षेत्र के हिस्से के रूप में मान्यता दी। तो इसे मान्यता कब मिली? तो ये आप सभी को पता होना चाहिए, 1974 में इसे मान्यता मिली। मार्च 1976 में पूर्व समझौते ने यह स्पष्ट कर दिया कि दोनों देशों के मछली पकड़ने वाले जहाज और मछुआरे श्रीलंका श्रीलंका या भारत की स्पष्ट अनुमति के बिना ऐतिहासिक जल, प्रादेशिक समुद्र, किसी भी देश के विशेष क्षेत्र या विशेष आर्थिक क्षेत्र में मछली पकड़ने में शामिल नहीं होंगे। लगभग 15 वर्षों से अधिक समय तक शांत रहने के बाद 1991 में तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता द्वारा पुनर्स्कीम के साथ वो मुद्दा फिर से पुनर्जीवित हो गया और ये मुद्दा कब से चला आ रहा है? 1991 से चला आ रहा है। इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना चाहिए इस आइलैंड के बारे में। अब इतनी चीज़ें क्या याद रखने की ज़रूरत है? बिल्कुल याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये सब बस आपको पढ़ लेना है, आपको लिखना भी नहीं है। नोट डाउन करने की भी ज़रूरत नहीं है। जितनी चीज़ें मैंने आपको बता दी कि ये किन 2 देशों के बीच में है, क्या मुद्दा है, क्योंकि मुद्दा बताना ज़रूरी था। अगर मैं बता दूँगा कच्छातीबू आइलैंड कैसे आ गया अचानक से, अगर मैं कच्छातीबू आइलैंड के बारे में बताने लगूँ तो आपको लगेगा ये कहाँ से आया ये मुद्दा? तो ये मुद्दा आ रहा है हाल ही में, क्योंकि चर्चा की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एस जयशंकर साहब ने, इस वजह से ये मुद्दा राइज़ हुआ और इस वजह से हम लोगों ने इसे डिस्कस किया। इम्पोर्टेंट है, आने वाले एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। बात करते हैं अगली इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में। अगली इम्पोर्टेंट न्यूज़ है ईवीआई, द वर्ल्ड फर्स्ट कन्वर्सेशनल एआई विथ इमोशनल इंटेलिजेंस। इम्पोर्टेंट है भई, पता होना चाहिए। हाल ही में हाल ही में एक कंपनी है जिसका नाम है ह्यूम। ह्यूम नाम की कंपनी ने, यहाँ पर आपको इमेज में भी दिख रहा होगा, ह्यूम नाम की कंपनी ने एक इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ एक कन्वर्सेशनल एआई लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है? ईवीआई। ईवीआई का फुल फॉर्म क्या है भाई? तो ईवीआई का फुल फॉर्म है एम्पैथिक वॉइस इंटरफेस।
एम्पैथिक वॉइस इंटरफेस, इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। किस कंपनी द्वारा किया गया है लॉन्च? तो न्यूयॉर्क एक लैब है जिसका नाम क्या है, ह्यूम ने इसे लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। यह इमोशनल इंटेलिजेंस यानी कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता को भी अब पहचान कर सकेगा और पहचानने के बाद आपसे बात कर सकेगा। आप देख रहे हो, आपको ये बात धीरे धीरे रियलाइज हुई कि पूरी तरह से रोबोट्स को या एआई की मदद से रोबोट्स को पूरी तरीके से ह्यूमन शेप और साथ साथ ह्यूमन द्वारा किए जाने वाले सारे काम रोबोट से कराए जाने वाले हैं। इतनी बड़ी बात है अपने आप में। इसलिए इसके कुछ एडवांटेज भी हैं और डिसएडवांटेज भी हैं। एडवांटेज भी एडवांटेज तो सबको पता है, डिसएडवांटेज भी हैं। डिसएडवांटेज के बारे में अगर कमेंट सेक्शन में लिख सकें तो आप जरूर बताएं। कहाँ बताएंगे आप? कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसके बारे में। तो इट इज एन एपीआई प्रोग्रामिंग इंटरफेस दैट इज पावर्ड बाय इट्स प्रोप्राइटरी एम्पैथिक लार्ज लैंग्वेज मॉडल। किस एप्लीकेशन या किस प्रोग्राम पर ये चलने वाला है? तो एपीआई पर चलने वाला है ये, यानी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस पर चलने वाला है, जो कि किस लैंग्वेज को समझता है? एम्पैथिक लार्ज लैंग्वेज मॉडल को समझता है। इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। और क्या क्या करने वाला है भाई? तो ये इमिटेट्स द टोन ऑफ द वॉइसेस, वॉइसेस की जो टोन्स है उसको इमुलेट्स कर सकता है। साथ ही साथ वर्ड एम्फेसिस टू ऑप्टिमाइज ह्यूमन एआई कन्वर्सेशन, साथ ही साथ इंसान रोबोट से या एआई की मदद से रोबोट से किस तरह से बात करेगा, इंसान की इमोशंस को समझ के रोबोट्स उस तरीके से रिएक्ट करने वाला है। तो ध्यान रखना है, ह्यूम नाम की कंपनी है जिन्होंने एक इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ एक कन्वर्सेशनल एआई लॉन्च किया है जिसका नाम है ईवीआई। एआई फुल फॉर्म आप सभी को पता होना चाहिए, यहाँ पर लिखा हुआ है एम्पैथिक वॉइस इंटरफेस, एज इट इज इंपॉर्टेंट। बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है सी कैंप डेवलप्स न्यू ऑप्टी ड्रॉप प्लेटफॉर्म टू स्टडी सिंगल सेल्स। तो सिंगल सेल की स्टडी के लिए प्रश्न क्या पूछा जाएगा, एज इट इज उस बेस्ड हम लोग सिर्फ बात करेंगे इस पर्टिकुलर न्यूज में। सिंगल सेल्स की स्टडी के लिए यानी उसको समझने के लिए एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है जिसका नाम क्या है, ऑप्टी ड्रॉप। ऑप्टी ड्रॉप एक प्लेटफॉर्म है जिसकी मदद से क्या होगा, सिंगल सेल्स की स्टडी की जा सकी है। इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किसने किया है? तो इसे डेवलप यानी इसे बनाया किसने है? तो सी कैंप ने बनाया है। ठीक है, बस इतना ही आपको इसमें ध्यान रखने की जरूरत है। चलिए बात करते हैं इस न्यूज के बारे में। OptiDrop has potential application in diagnostic, therapeutics, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हेल्थ। तो कहाँ इसका यूज किया जा सकता है? तो इसका यूसेज आपको यहाँ पर दिया गया है। इसका निदान, उपचार, विज्ञान, कृषि और पशु स्वास्थ्य में संभावित इसका अनुप्रयोग है। इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है मैसिव अर्थक्वेक ऑफ 7.2 मैग्नीट्यूड हिट्स ताइवान। हाल ही में ताइवान ताइवान जो है कि ईस्ट एशिया की एक कंट्री है, ईस्ट एशिया की एक कंट्री है, ईस्ट एशिया की कंट्री है जिसकी कैपिटल क्या है भाई? कैपिटल पूछा जा सकता है ना। कैपिटल है ताइपेई। ताइपेई सिटी जिसकी कैपिटल है ताइपेई सिटी। ताइवान में हाल ही में बहुत जबरदस्त तरीके का अर्थक्वेक आया है। अर्थक्वेक को मैं इस तरह से EQ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अर्थक्वेक आया है लगभग कितने मैग्नीट्यूड का? तो 7.2 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया है। यहाँ पर इमेज में आपको देखने को मिल जाएगा कि आप देख पा रहे हैं किस तरह से बिल्डिंग्स गिर रही हैं या बेंड हो गई हैं। तो आइए जानते हैं ताइवान के बारे में। ताइवान इज प्रोन टू अर्थ as it lies along the Pacific Ring of Fire where 90% of world earthquakes takes place। ताइवान किस क्षेत्र पर आता है? तो ताइवान एक भूकंप के प्रति संवेदनशील देश है क्योंकि यह प्रशांत रिंग ऑफ फायर के साथ स्थित है जहां दुनिया के 90% भूकंप आते हैं। क्या इस रिंग ऑफ फायर में हमारा भारत इंक्लूड है? तो बिल्कुल नहीं। 1980 के बाद से द्वीप और इसके आसपास के पानी में 4.0 या उससे अधिक तीव्रता वाले लगभग 2000 भूकंप दर्ज किए गए और 5.5 से अधिक तीव्रता वाले से अधिक भूकंप दर्ज किए गए हैं। यानी कि हमें समझना जरूरी है कि रिंग में कौन कौन से देश आते हैं, क्योंकि हमें ये समझ में जरूर आ गया है
कि रिंग ऑफ फायर में जितने भी देश लाई करते हैं या जितने भी देश रिंग ऑफ फायर के साथ स्थित है, वहां पर दुनिया के लगभग 90% भूकंप आ जाते हैं। तो हमें पता होना चाहिए रिंग ऑफ फायर के बारे में। रिंग ऑफ फायर के बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करें तो रिंग ऑफ फायर जिसे सरकम पैसिफिक बेल्ट कहा जाता है। रिंग ऑफ फायर जिसे सरकम पैसिफिक बेल्ट भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। ठीक है। प्रशांत महासागर के साथ एक मार्ग है जिसमें सक्रिय ज्वालामुखी और भूकंप लगातार आते हैं। यह आकार में अर्धवृत्त या घोड़े की नाल जैसा है। इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए ये किस आकार का है, तो इसका आकार पता होना चाहिए। यह अर्धवृत्त या घोड़े की नाल जैसा है और लगभग 40,250 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यह काफी हद तक प्लेट टेक्टोनिक्स का परिणाम है, जहां विशाल प्रशांत प्लेट यानी कि स्पेसिफिक पैसिफिक बेल्ट अपने आसपास की कम घनी प्लेटों के साथ संपर्क करती है। क्योंकि पैसिफिक बेल्ट बहुत बड़ी है ना? इस वजह से वो अपने आसपास की कम घनी यानी कम डेंसिटी वाली प्लेटों के साथ संपर्क करती है, जिसकी वजह से ही क्या आते हैं? भूकंप आते हैं। इंपॉर्टेंट है। और इसमें कौन-कौन से देश शामिल हैं, इनकी लिस्ट यहाँ पर दी गई है। बोलिविया, चिली, इक्वाडोर, पेरू, कोस्टा रिका, ग्वाटेमाला, मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, रूस, जापान, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, पापुआ न्यू गिनिया और इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड और अंटार्कटिका। क्या यहाँ पर कहीं पे आपको भारत का नाम देखने को मिला? नहीं। इस वजह से भारत में कम भूकंप आते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। मुझे उम्मीद है कंट्रीज के नाम इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता होने चाहिए। अब बात करते हैं रिंग ऑफ फायर को देखने का प्रयास करते हैं। क्या आप देख पाएंगे? बहुत ही आसानी से। मुझे उम्मीद है कि ये जो पर्टिकुलर आपको देखने को मिल रहा है, ये है रिंग ऑफ फायर। इसका शेप कैसा है? अर्धवृत्ताकार या घोड़े की नाल जैसा। यहाँ पर आपका भारत आपको देखने को मिल रहा है। ये है आपका प्यारा भारत। ठीक है। देखते हैं कौन सा पेन चल रहा है। ठीक है, कोई भी नहीं चल रहा है बहुत अच्छे से, तो इसी पे के साथ जाते हैं। तो ये है हमारा प्यारा भारत और भारत रिंग ऑफ फायर का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हिस्सा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और इसके आसपास ओशिनिया ये सटा हुआ है, इस वजह से आप कह सकते हो भारत में भी कुछ भूकंप देखने को मिलते हैं, यानी उसका प्रभाव थोड़ा बहुत देखने को मिलता है। लेकिन लगातार भूकंप आए ऐसा हमारे भारत में नहीं होता। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि इसमें कौन-कौन सी कंट्री जो कि आसानी से आप पहचान सकते हैं, वो है कि आप सभी को यहाँ पर साउथ अमेरिका का ये जो स्पेशली साउथ अमेरिका का जो वेस्टर्न हिस्सा है, आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर यूएसए यानी कि नॉर्थ अमेरिका के कुछ कंट्रीज आपको देखने को मिलेंगे, यूएस और कनाडा जैसी कंट्री। यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आपका स्थित है नॉर्थ अमेरिका, ये आपका साउथ अमेरिका। मैप में जरूर आप देखने का प्रयास करें, मैं आपको वो बेल्ट भी देखने का प्रयास। तो ये है आपकी पैसिफिक बेल्ट या पैसिफिक प्लेट, जो कि बहुत बड़ी है, लार्ज है और आसपास बहुत छोटी-छोटी प्लेट हैं, जैसे इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये है फिलीपींस प्लेट और ये है यूरेशियन प्लेट यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा नॉर्थ अमेरिकन प्लेट यहाँ पर आपको देखने को मिलती है और यहाँ पर नाज़का प्लेट और अंटार्कटिक प्लेट। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को देखकर भी समझ में आ रहा होगा, क्योंकि पैसिफिक प्लेट बहुत बड़ी है, इसलिए जो छोटी-छोटी कम घनी वाली प्लेट्स हैं, जैसे इंडो ऑस्ट्रेलियन, फिलीपींस, यूरेशियन, नॉर्थ अमेरिकन, इनके साथ आपस में टक्कर होती है, इस वजह से भूकंप आते हैं, है ना? रिंग ऑफ फायर आप सभी को पता होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि सारी बातें आपको समझ में आ रही हैं और जहाँ-जहाँ पर ये आपको रेड स्पॉट्स देखने को मिल रहे हैं, ये रेड स्पॉट किसकी पहचान है? तो मेजर एक्टिव वोल्केनोज की ये पहचान है। चलिए, बात करते हैं अर्थक्वेक के बारे में। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट बस लास्ट का है, क्योंकि अर्थक्वेक से रिलेटेड क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में हमें देखने को मिलते हैं, इसलिए हमें स्टार्टिंग पोर्शन लगभग सब कुछ कवर करना। भूकंप यानी पृथ्वी की सतह के नीचे होने वाली हलचल के कारण होने वाला जमीन का तीव्र कंपन है। पृथ्वी की सतह से नीचे का वह स्थान जहां भूकंप शुरू होता है उसे हाइपोसेंटर कहा जाता है। लोकेशन बिलो द अर्थ सरफेस वेयर अर्थक्वेक स्टार्ट्स इज कॉल्ड हाइपोसेंटर। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि अर्थ का जिस जगह से ओरिजिन होता है, जिस जगह से अर्थक्वेक को स्टार्ट होता है, उस पर्टिकुलर सेंटर को क्या नाम दिया जाता है? तो उसे हाइपोसेंटर कहा जाता है। पृथ्वी की सतह पर हाइपोसेंटर के ठीक ऊपर के स्थान को भूकंप का केंद्र कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। मान लेते हैं ये पर्टिकुलर एक लैंड है और इस जगह से भूकंप स्टार्ट हुआ, तो इस पर्टिकुलर सेंटर को क्या कहा जाएगा? हाइपोसेंटर कहा जाएगा। ये ध्यान रखना है आपको। ऐसा तब होता है जब पृथ्वी के दो ब्लॉक यानी टेक्टोनिक प्लेट अचानक
एक दूसरे के पास से खिसकते हैं और भूकंपीय तरंगों के रूप में संग्रहित इलास्टिक स्ट्रेन ऊर्जा छोड़ते हैं। ये पृथ्वी पर फैलते हैं और जमीन को हिलाने का कारण बनते हैं। तो हमें जानना है क्या अर्थक्वेक की डेफिनेशन इस स्लाइड से, और ध्यान रखना है हाइपोसेंटर के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं इस अर्थक्वेक को मापने के लिए अलग अलग का यूज किया जाता है। साथ उसमें बहुत सारी वेव्स भी हैं अर्थक्वेक की, समझने का प्रयास करते हैं। दे आर मेजर्ड ऑन स्केल, इन्हें स्केल के थ्रू मापा जा सकता है। जिसका नाम है मूवमेंट मैग्नीट्यूड स्केल। ये मेजर करती है मूवमेंट ऑफ द रॉक, यानी कि रॉक्स के मूवमेंट को ये मेजर करती है। डिफॉल्ट इट एक्यूरेटली मेजर्स द अर्थक्वेक। लार्जर अर्थक्वेक्स को मेजर करने के लिए कौन सी स्केल का उपयोग किया जाता है, तो आप सभी को अब ध्यान रखना है मूवमेंट मैग्नीट्यूड स्केल। ठीक है, बात करें रिक्टर स्केल, आप सभी लोग जानते हैं रिक्टर स्केल जिस मैग्नीट्यूड जाता है, जिसकी मदद से हम ये जानते हैं कि पर्टिकुलर जो अर्थक्वेक वो कितने मैग्नीट्यूड का था, ये हमें पता चलता है रिक्टर स्केल से। जैसा कि हमें ताइवान में पता चला 7.4 मैग्नीट्यूड का आया है भूकंप। ठीक है, जिसमें एनर्जी रिलीज होती है 0 से 10 तक। इसके अलावा तीसरा इंपॉर्टेंट है मर्सिली स्केल, जिसे इंटेंसिटी स्केल कहा जाता है, जो कि विजिबल डैश को दर्शाता है 1 से 12 तक ये होता है। तो मर्सिली स्केल इंटेंसिटी दिखाता है, रिक्टर स्केल मैग्नीट्यूड को दर्शाता है, और साथ ही साथ लार्जर अर्थक्वेक को मापने के लिए मूवमेंट मैग्नीट्यूड स्केल का उपयोग किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि दोनों स्केल्स आप ध्यान रखेंगे, मूवमेंट, रिक्टर और मर्सिली स्केल। इसके अलावा जानते हैं अर्थक्वेक की वेव्स के बारे में। अर्थक्वेक की वेव कितने प्रकार की होती है, ये वाली बात भी आपको पता होनी चाहिए। एन अर्थक्वेक जनरेट सिस्मिक वेव, तो ये आप सभी को पता ही होगा कि अर्थक्वेक तरह की वेव्स को जनरेट करता है, तो सिस्मिक वेव्स को जनरेट करता है। हालांकि बहुत सारे लोगों को ये सारी इंफॉर्मेशन पता होगी, लेकिन फिर से रिवाइज हो रहा है उनका, तो परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो अर्थक्वेक वेव्स क्या होती हैं? एन अर्थ जनरेट सिस्मिक वेव्स दैट पेनिट्रेट द अर्थ as PNS or travel as surface wave love and relay। तो प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स के रूप में इन्हें जानते हैं। प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स क्या होती हैं भाई? टी वेव्स मूव फास्टर एंड आर फर्स्ट टू अराइव सरफेस, दीज आर आल्सो कॉल्ड प्राइमरी वेव्स एंड सिमिलर टू साउंड वेव्स ट्रैवल थ्रू गैसेस लिक्विड एंड सॉलिड मटेरियल। यानी समझ में नहीं आया टी वेव्स होती क्या है? टी वेव्स के बारे में अगर बात करें, जिसे मैं बोल रहा हूँ प्राइमरी वेव्स, और ये वेव जो पर्टिकुलर तरंगे हैं, ये सबसे पहले सरफेस पर पहुंचती हैं, सबसे पहले सरफेस पर पहुंचती हैं। क्यों मैं लिख रहा हूँ, लिख इसलिए रहा हूँ क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया है सबसे पहले कौन सी वेव सरफेस पर पहुंचती है। तो सबसे पहले सरफेस पर पहुंचने वाली वेव कौन सी है? पी वेव, जिन्हें प्राइमरी वेव कहा जाता है। अगर बात करें सेकेंडरी वेव के बारे में, तो सेकेंडरी वेव के बारे में अगर हम लोग बात करें, सेकेंडरी वेव्स अराइव एट द सरफेस विद सम टाइम लैग, यानी कि कुछ समय के बाद, क्योंकि प्राइमरी वेव पहले पहुंच गई, इस वजह से एस वेव क्या है, थोड़े समय बाद आएगी, जिसे आप सेकेंडरी वेव्स के नाम से जानते हैं। कैन ट्रेवल ओनली थ्रू सॉलिड मटेरियल, और ध्यान ये भी रखना है कि ये सिर्फ सॉलिड मटेरियल पे ही ट्रेवल करती है। इसके अलावा बॉडी वेव्स इंटरैक्ट विद द सरफेस रॉक्स एंड जनरेट अ न्यू सेट ऑफ इट्स कॉल्ड सरफेस वेव्स, जो कि मोर डिस्ट्रक्टिव होती है। इंपॉर्टेंट है, इस तरह से आपको ये वाली बातें पता होनी चाहिए। तो इस स्लाइड से आपको क्या याद रखना है? आपको ध्यान रखना है कि अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए 3 स्केल्स बताए हैं। वो 3 स्केल कौन-कौन सी हैं? तो मूवमेंट, रिक्टर और मर्सिली। मूवमेंट मैग्नीट्यूड स्केल क्या बताती है? लार्जर अर्थक्वेक को मापने के लिए यूज किया जाता है। रिक्टर स्केल मैग्नीट्यूड को, भूकंप की मैग्नीट्यूड को मापने के लिए उपयोग किया जाता है, जबकि मर्सिली स्केल इंटेंसिटी मेजर करने के लिए किया जाता है। अर्थक्वेक कितनी तरीके की वेव होती है? तो 2 तरीके की वेव होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी वेव्स जल्दी ट्रेवल करती हैं और सबसे पहले सरफेस पर पहुंचती हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ गैसेस, लिक्विड और सॉलिड, यानी 3 तरीके के मटेरियल होते हैं आप सभी को, सॉलिड, लिक्विड और गैस, और ये तीनों में ट्रेवल कर सकती हैं। जबकि सेकेंडरी वेव कुछ समय अंतराल के बाद पहुंचती हैं और यह सिर्फ सॉलिड में ट्रेवल कर सकती हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। हम लोग इस तरह से हमारा जो पूरा सेशन है कंप्लीट हुआ। आज आपका फर्स्ट क्वेश्चन भी मैं आपसे पूछने वाला हूँ, वो ये है, आप सब कमेंट सेक्शन में बताना है रामचरित रामचरित नाम की बुक किस ऑथर ने लिखी है, किस ऑथर ने लिखी है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बुक जो कि आप सभी को पता होना चाहिए, वो है चाचनामा।
जिसे आप चचनामा कहते हैं। चचनामा बुक किसने लिखी है? यह बुक किसने लिखी है और इस बुक में क्या किया गया, यानी किसका डिटेल डिस्क्रिप्शन है, ये वाली बात भी आपको पता होनी चाहिए। इन दोनों बुक्स के बारे में आप कहाँ बताएंगे? कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको सारा सेशन समझ आया होगा और पसंद भी आया होगा। अगर किसी भी तरह का आपका डाउट है तो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में या फिर मुझसे सोशल मीडिया जैसे कि आप बात करें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पर आप मैसेज करके आप अपना आप पूछ सकते हैं। साथ-साथ इस पूरे सेशन की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप जिसका नाम है स्टडी आप के साथ, यहाँ पर आपको पीडीएफ बहुत ही आसानी से मिल जाएगी इस पूरे सेशन की। अगर आपको ये हमारा सेशन और ये प्रयास अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों तक इस सेशन को ज़रूर शेयर करें। साथ-साथ उन्हें भी बताएँ कि कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू क्रिस्पी वे में यहाँ पर आपको आपके सामने दिए जा रहे हैं। हम लोग फिर से मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए और सबसे इम्पोर्टेंट बात है मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, टाटा, बाय-बाय।